नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही दिलचस्प कहानी की। एक ऐसी कहानी जो हमारे संविधान के बनने से भी पहले शुरू हो गई थी। ये कहानी है उन कानूनों की जिन्होंने एक राष्ट्र की बुनियाद रखी, वो भी तब जब वो देश अपनी किस्मत खुद लिखने की तैयारी ही कर रहा था। तो कभी सोचा है कि कोई देश कैसे चलता है जब तक उसका अपना संविधान, अपनी रूल बुक लिखी ही ना गई हो? खासतौर पर एक ऐसा देश जो गुलामी से निकलकर अपनी नई पहचान बनाने जा रहा हो। बड़ा सवाल है ना? चलिए आज इसी पहेली को सुलझाते हैं। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है उस जमाने से जब ब्रिटिश पार्लियामेंट ने पावरफुल ईस्ट इंडिया कंपनी पर कह सकते हैं कि अपनी पकड़ बनानी शुरू कर दी थी। ये सिर्फ बिजनेस की बात नहीं रह गई थी। ये एक इशारा था कि अब असली बागडोर कौन संभालने वाला है। और इसकी पहली कड़ी थी 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। ये ब्रिटिश पार्लियामेंट का पहला बड़ा दाव था। ईस्ट इंडिया कंपनी, जो अब तक सिर्फ व्यापारी थी, अब शासक बन बैठी थी, तो उसकी लगाम कसना जरूरी था। और इसी कानून ने पहली बार इंडिया में एक सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन और लंदन से सीधी निगरानी की नींव डाली। अब कहानी को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं और पहुंचते हैं उस मोड़ पर जब पावर में एक बहुत बड़ा, मतलब जबरदस्त बदलाव आया। एक ट्रेडिंग कंपनी की जगह अब सीधे एक एम्पायर ने ले ली थी। ये एक गेम चेंजर था। साल था 1858। इसे सिर्फ एक साल मत समझिए, ये भारतीय इतिहास में एक भूचाल जैसा था। कुछ ऐसा हुआ जिसने हिंदुस्तान की तकदीर की दिशा ही मोड़ दी, हमेशा के लिए। इस साल आया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 और इसने ईस्ट इंडिया कंपनी का चैप्टर हमेशा के लिए क्लोज कर दिया। अपावा का जो रिमोट कंट्रोल था वो सीधा चला गया लंदन, क्वीन विक्टोरिया के हाथों में। और भारत के मामलों को देखने के लिए एक नया कैबिनेट पोस्ट बनाया गया, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। चलिए अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं 20वीं सदी की शुरुआत में। ये वो दौर था जब पहली बार भारतीयों को गवर्नेंस में शामिल करने का आइडिया सामने आया। लेकिन इसके जो नतीजे निकले वो काफी कॉम्प्लिकेटेड थे। ये कह सकते हैं रिप्रेजेंटेशन के वो बीज थे जिनके फल मीठे भी थे और कड़वे भी। इस दौर में दो बड़े रिफॉर्म्स देखने को मिलते हैं। पहला 1919 में मर्ले मिंटो रिफॉर्म्स और फिर ठीक 10 साल बाद 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स। इन दोनों ने ही बहुत धीरे धीरे ही सही, पर भारत में एक ऐसी सिस्टम की शुरुआत की जिसमें भारतीयों की भी कोई हिस्सेदारी हो। अच्छा, तो इन दोनों में मेन फर्क क्या था? देखिए, 1909 का जो कानून था उसने एक सिस्टम बनाया सेपरेट इलेक्टोरेट्स का, मतलब मुस्लिम्स के लिए अलग चुनाव। वहीं 1919 के एक्ट ने प्रोविंसेस में डायरकी यानी डुअल गवर्नमेंट की शुरुआत की, मतलब कुछ सब्जेक्ट्स भारतीय मंत्री देखेंगे और कुछ सीधे अंग्रेज गवर्नर के हाथ में रहेंगे। तो इसकी जो लेगेसी थी ना, वो डबल एज्ड थी। एक तरफ देखें तो ये रिप्रेजेंटेशन की तरफ एक छोटा सा कदम था, बिल्कुल, लेकिन दूसरी तरफ इसने कम्युनल पॉलिटिक्स की तरफ एक बहुत बड़ी और बेहद विभाजनकारी छलांग लगा दी। अब हम आते हैं आज़ादी से पहले के सबसे ज़रूरी कानून पर, एक ऐसा एक्ट जो असल में भारत के संविधान का ब्लूप्रिंट बना। ये था सेल्फ गवर्नमेंट का असली खाका। साल था 1935। ये वो मोमेंट था जब ब्रिटिश इंडिया का सबसे डिटेल्ड और फाइनल, एक तरह से कहें तो मिनी कॉन्स्टिट्यूशन जैसा कानून आया, और इसी ने आने वाले भारत का एडमिनिस्ट्रेटिव ढांचा तय किया। तो 1935 के इस एक्ट में ऐसा क्या खास था? इसने एक ऑल इंडिया फेडरेशन का प्रपोजल रखा, प्रोविंसेस को और ज़्यादा ऑटोनॉमी दी, मतलब अपने फैसले लेने की आज़ादी, और सेंटर में वही पुराना डायरकी सिस्टम लागू कर दिया। असल में देखा जाए तो इसी एक्ट ने इंडिया में एक फेडरल सिस्टम, यानी सेंटर और स्टेट वाली जो व्यवस्था आज हम देखते हैं, उसकी नींव डाली। और एक सबसे चौंकाने वाली बात, जब 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ, तो जो पहली सरकार बनी ना, वो इसी अंग्रेजों के बनाए 1935 एक्ट के हिसाब से चल रही थी, तब तक जब तक हमारा अपना संविधान पूरी तरह तैयार नहीं हो गया। मतलब ये एक फैक्ट ही इस एक्ट की इंपॉर्टेंस बताने के लिए काफी है। चलिए अब कहानी के बिल्कुल आखिरी पड़ाव पर चलते हैं। ये ब्रिटिश राज का फाइनल चैप्टर था, द ट्रांसफर ऑफ पावर, वो आखिरी लीगल और पॉलिटिकल स्टेप्स जिन्होंने भारत की आज़ादी का रास्ता साफ किया। ये जो आखिरी दौर था, ये दो मेन स्टेप्स में पूरा हुआ। पहला
1946 का कैबिनेट मिशन। इसका काम था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाना। और दूसरा 1947 का माउंटबैटन प्लान, जो पावर ट्रांसफर का फाइनल प्लान था। यहाँ एक बात समझनी बहुत जरूरी है। जो कैबिनेट मिशन 1946 में आया था, उसका काम भारत को आज़ादी देना नहीं था। नहीं, उसका असली मकसद था उस इंडियन बॉडी को बनाना जो भारत का संविधान खुद लिखेगी, मतलब हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। और फिर आया माउंटबैटन प्लान। ये वो फाइनल ब्लूप्रिंट था जिसने ऑफिशियली ब्रिटिश राज के अंत और भारत के बंटवारे की सारी शर्तें तय कर दी। और इसी के साथ द ट्रांसफर ऑफ पावर पूरा हुआ। तो आखिर में ये एक बड़ा सवाल हमारे सामने आकर खड़ा हो जाता है। ये जो सारे कानून थे, क्या ये भारत की डेमोक्रेसी की मजबूत नींव थे, या फिर उसी नींव में डाली गई बंटवारे की दरारें थे? इनकी लेगेसी, इनकी विरासत आज भी हमारी पॉलिटिक्स और सोसाइटी में जिंदा है। और ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हम आज भी तलाश रहे हैं।